वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फाल्कन बैच करंट अफेयर्स सेशन। और करंट अफेयर्स सेशन एक बार फिर से आपके सामने, और वो करंट अफेयर्स जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं तो वो हम करेंगे डिस्कस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक्स, सब टॉपिक्स को कवर करना है। तो सबसे पहले तो बेटा होगा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन मिशन, ध्वनि मिसाइल और कुछ और करंट अफेयर्स जो हैं इसके साथ लगते हुए और करंट अफेयर्स, उनकी बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करें यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ को हम रीड करते हैं कि न्यूज़ आर्टिकल हमारा है क्या। तो बात कर रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च कराए डिजिटल रिफॉर्म्स फॉर ग्राम पंचायत अलाइंड विद डिजिटल इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत, प्रमोट करने के लिए ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट और इंक्लूसिव रूरल गवर्नेंस। तो अब जो हमारा हेडिंग है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन मिशन, ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन मिशन जो है वो आज के करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो आने वाली स्लाइड्स के अंदर हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो पहले बात कर रहे हैं हम लोग पंचायती राज की, जो न्यूज़ के अंदर है। ऑलरेडी आप लोगों को मतलब अंडरस्टूड है ये चीज़ कि अगर पंचायती राज की बात हो रही है तो पंचायती राज इंडियन पॉलिटी का पार्ट है, और इंडियन पॉलिटी का अगर पार्ट है तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है हमारे लिए। तो हम देखें ज़रा डिजिटल इनिशिएटिव्स जो कि रिलेटेड हैं ग्राम पंचायत के साथ, वो क्या है। तो सबसे पहले सभासार, मोस्ट इंपॉर्टेंट सभासार लॉन्च करा गया अगस्त 2025 के अंदर। सभासार है क्या? एक AI टूल है बेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी टूल है, AI टूल है सभासार, जो कि प्रोड्यूस करेगा मिनट्स ऑफ मीटिंग्स फ्रॉम ग्राम सभा और अदर पंचायत गैदरिंग्स का, और इंटीग्रेटेड है ये विद भाषिनी, जो कि सपोर्ट कर रहा है, नाम से ही पता चल रहा है भाषिनी सपोर्ट कर रहा है किसे, 14 इंडियन लैंग्वेजेस को, जो कि प्रोवाइड करेगा रियल टाइम, एक्यूरेट और अनबायस्ड रिकॉर्ड्स को। तो सबसे पहली यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई, जो ग्राम पंचायत हैं उसको लेकर हमारे पास न्यूज़ है। और ग्राम पंचायत से रिलेटेड अगर हम न्यूज़ की बात करें तो हम ये कह रहे हैं कि डिजिटल इनिशिएटिव जो कि ग्राम पंचायत के साथ रिलेटेड है, उसमें सबसे पहले हमारे पास जो की पॉइंट है वो क्या है, सभासार। क्या है? सभासार, जो कि लॉन्च करा गया अगस्त 2025 के अंदर। और सभासार है क्या? एक AI टूल है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। और प्रोड्यूस करेगा मिनट्स ऑफ मीटिंग, ये प्रोड्यूस करेगा, उसका एक एक्यूरेट डेटा रखेगा हमारे सामने, और इंटीग्रेट करा गया इसे भाषिनी के साथ। नाम से क्लियर हो रहा है, भाषिणी मींस भाषा। कितनी लैंग्वेजेस में? 14 लैंग्वेजेस में, जो कि प्रोवाइड करेगा एक रियल टाइम और अनबायस्ड रिकॉर्ड्स को। अब थोड़ा डेप्थ में चलते हैं हम लोग। अभी ये जो स्कीम है ये ग्रांट कर रही है रूरल हाउस होल्ड कि लीगल ओनरशिप पेपर्स फॉर देयर होम्स, मतलब जो भी हमारे प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं ये उसकी बात कर रही है। ये पूरी की पूरी स्कीम ये क्या ग्रांट करेगी, जो रूरल एरिया है, रूरल एरिया मतलब जो गांव वाला एरिया है, रूरल एरिया के अंदर जो भी लीगल ऑनर होंगे किसी प्रॉपर्टी के, उनको प्रोवाइड करा जाएगा लीगल ओनरशिप पेपर उनके घरों का। साथ साथ में लैंड फैसिलिटेटिंग बैंक लोन्स उन लोगों को मिलेंगे, जिस चीज़ के लिए मतलब कल को वो चाहते हैं कि हमें कोई स्टार्टअप हमें ये करना है, तो स्टार्टअप के लिए लोन वगैरह की फैसिलिटी जो है वो देखी जाएगी। अब लोन फैसिलिटी के लिए यहाँ पे जो घर के पेपर हैं क्या वो हेल्प करेंगे? बिल्कुल हेल्प करेंगे, और उसी वजह से वो प्रोवाइड करे जा रही हैं। क्या प्रोवाइड करा जा रहा है? लीगल ओनरशिप पेपर जो है वो प्रोवाइड करे जा रही हैं। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड एसेट यूटिलाइजेशन ये करा जाएगा अगस्त 2025 जो है अंडर स्वामित्व स्कीम। अब यहाँ पे पूरी की पूरी जो स्लाइड है उसमें से एक ही इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व का मतलब क्या है? जिसकी ओनरशिप है प्रॉपर्टी के अंदर। एक हिंदी का वर्ड है स्वामित्व। स्वामित्व मतलब जिसकी वो चीज़ है, मीन्स ये मार्कर जो है इस टाइम पे मेरी पोजीशन में है। अगर ये मेरी पोजीशन में और मेरा ही मार्कर है तो इट मीन्स मैं इसकी क्या हूँ? स्वामित्व अधिकार है मेरा इसके ऊपर। तो स्वामित्व मतलब जिसकी ओनरशिप है, स्वामित्व स्कीम। और कितना फंड है? 2.63 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड्स have been issued across 1.73 lakh villages। तो 1.73 लाख विलेजेस के अंदर कितना 2.63 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड जो हैं
उसकी स्कीम लेकर आया है। कौन सी स्कीम के अंडर कवर हो रहा है? स्वामित्व स्कीम। मींस जो भी प्रॉपर्टी का रियल ओनर है उस रियल ओनर को क्या प्रोवाइड करा जाएगा? रूरल हाउस होल्ड के अंदर उसकी ज़मीन के कागज़ मिलेंगे, डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। उन्हीं डॉक्यूमेंट के बेस के ऊपर अगर वो आने वाले टाइम में इन फ्यूचर कभी भी अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है तो उसी बेस के ऊपर उसे क्या दिया जाएगा? प्रॉपर्टी के ऊपर लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये हम बात किसकी कर रही हैं? जो सभासार AI टूल है वो आपका डिजिटल नेटवर्किंग के साथ जोड़ रहा है किसको? ग्राम पंचायत को। डन? आई थिंक समझ आ चुका होगा आपको, क्योंकि इतना मुश्किल है नहीं ये चीज। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम भारत नेट की। अब भारत नेट का एम क्या है? डिलीवर करना ब्रॉडबैंड वाईफाई हॉटस्पॉट के थ्रू, फाइबर टू द होम FTTH कनेक्शन ये प्रोवाइड करे जाएंगे। इसके अलावा और सर्विसेज, और ये कवर करेगा 13 लाख फाइबर टू द होम कनेक्शंस को। ग्राम स्वराज, ई ग्राम स्वराज। तो भारत नेट आपको पता ही है ना? तो भारत नेट से नेटवर्किंग जो है, नेटवर्किंग एरिया को लार्ज स्केल पे एक्सपेंड किया जाएगा भारत नेट के थ्रू। तो भारत नेट जो है वो क्या बात कर रहा है? ब्रॉडबैंड फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएंगी, वाईफाई फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी, हॉटस्पॉट जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करी जाएगी, और फाइबर टू होम कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड करे जाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ, ई ग्राम स्वराज। अब ये क्या है? ई ग्राम स्वराज एक ऐसा एप्लीकेशन जो इंटीग्रेट कर रहा है पंचायत फंक्शंस को, और जैसे पंचायत की प्लानिंग, पंचायत के पास कितना बजट है, अकाउंटिंग, जितना भी पंचायत ने खर्च किया या आने वाले टाइम में खर्च करेगा, जहां जहां पे पंचायत ने वो फंड खर्च किया है, स्पेंड किया है, या इन फ्यूचर वो कहां पे उस फंड को स्पेंड करने जा रहा है, उसकी रिपोर्टिंग, एसेट की मैनेजमेंट, जो भी पैसा ग्राम पंचायत के पास है उस पैसे की मैनेजमेंट करना, ये ऑनलाइन पेमेंट्स को देखना। 2.7 लाख पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है 28 स्टेट्स के अंदर और 6 UTs के अंदर ये कवर करे जाएंगे। किसके थ्रू? ई ग्राम स्वराज के थ्रू। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? सभासार पढ़ लिया, ठीक है। किसके साथ, किसकी बात कर रहे हैं हम? ये सारे के सारे हमारे कैसे इनिशिएटिव हैं? रूरल एरिया के अंदर जो हाउस होल्ड हैं उनको लेकर इनिशिएटिव आया है हमारे सामने ग्राम पंचायत के अंदर। तो उस इनिशिएटिव में जो हेल्प करेगा वो कौन कौन हेल्प कर रहा है? सबसे पहले जो हमने बात करी सभासार, ये जो कि एक AI टूल है, ये देखेगा। और दूसरा भारत नेट, जिसका काम होगा इंटरनेट की जो कनेक्शंस हैं उसको प्रोवाइड करना। ई ग्राम स्वराज के अंदर पंचायत का जितना फंड पंचायत के पास है उन्होंने उस फंड को किस जगह पे यूज़ करा, कहाँ पे उस फंड को उन्होंने स्पेंड करा आने वाले टाइम पे, और उनके पास क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे उस फंड को स्पेंड करने जा रही हैं, क्या प्लानिंग है पंचायती राज की, और जितनी भी प्लानिंग है उस पूरी प्लानिंग को मॉनिटर करना, अकाउंट को मॉनिटर करना, जितना फंड इनके पास है उसको मॉनिटर करना। ये सारे काम किसके आएंगे, किस में कवर होंगे? ई ग्राम स्वराज के अंदर। नेक्स्ट आ जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरी पंचायत ऐप। क्या है? मेरी पंचायत ऐप। मेरी पंचायत ऐप जो है वो एक इंटीग्रेटेड मोबाइल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है। मींस मोबाइल के ऊपर ही ये ऐप आपको अवेलेबल होगी, जो कि प्रमोट करेगी ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को, सिटीजन की पार्टिसिपेशन को। कहाँ? पंचायत के अफेयर्स के अंदर। 25 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, नियरली 95 करोड़ रूरल रेजिडेंट अक्रॉस 2.65 लाख ग्राम पंचायत के अंदर ये ऐप जो है वो काम करने जा रही है। तो मेरी पंचायत ऐप जो है मोबाइल के ऊपर ही ये ऐप अवेलेबल होगी। तो क्या क्या चीज़ें देखेगी? ट्रांसपेरेंसी रखेगी, सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी देखेगी, सिटीजन की पार्टिसिपेशन देखेगी पंचायत के अफेयर्स के अंदर थ्रू द ऐप। नेक्स्ट आ जाओ, पंचायत निर्णय। पंचायत निर्णय की बात हो रही है तो इट मीन डिसीजन की बात हो रही है। पोर्टल स्केड्यूल मीटिंग्स नोटिफाई करेगा सिटीजन्स को अबाउट द एजेंडा ऑफ द पंचायती राज। रिकॉर्ड रखेगा ग्राम सभा का। ग्राम सभा का मीनिंग क्या होगा? एक रूरल एरिया के अंदर ऐसे लोग जिनका नाम वोटर लिस्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो और वो लोग 18+ हों, इन लोगों के ग्रुप को हम नाम क्या देंगे? ग्राम सभा नाम देंगे। तो ग्राम सभा के डिसीजंस रिप्लेस करेगा पेपर बेस्ड प्रोसेस को विद ऑटोमेटेड वर्क फ्लो, क्योंकि डिजिटल इंडिया की बात हो रही है। तो पंचायत
निर्णय। निर्णय पंचायत के जो डिसीजन हैं, जो निर्णय है, उस निर्णय को रखा जाएगा, ग्राम सभा जो है उस निर्णय को रखेगी इन फ्रंट ऑफ पंचायत और उसी के बेस्ड होकर सारे काम परफॉर्म करे जाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ, ग्राम मनचित्रा। ग्राम मनचित्रा जो है ये प्रोवाइड करेगा एक यूनिफाइड डिजिटल मैप जो कि विजुअलाइज करेगा डेवलपमेंट वर्क्स को, अलाइन करेगा विद देम ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान को, जिसे हम इन शॉर्ट बोल रहे हैं क्या, GPDP। और आइडेंटिटी प्रोजेक्ट साइट्स की देखेगा, ट्रैक करेगा एसेट्स को कि जो एसेट उस पर्टिकुलर एरिया के लिए लोकेट हुआ था क्या वो यूज करा भी गया है या नहीं, एस्टिमेट करेगा कॉस्ट को और असेस करेगा किसको, इम्पैक्ट को। किसकी बात हो रही है, ग्राम मनचित्रा की बात हो रही है। नेक्स्ट आया हमारे पास अब कुछ क्वेश्चंस इसी ग्राम पंचायत से रिलेटेड, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं पंचायती राज सिस्टम, जिसकी हम बात अभी कर रहे थे, ये फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट हुआ था इंडिया के अंदर, किस स्टेट के अंदर, कौन सा सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम, जिसे हम इन शॉर्ट क्या नाम देंगे, PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। स्टार्टिंग में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसकी कोई बात नहीं बोली गई थी। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन DPSP के अंदर आर्टिकल 40 जो कि बेस्ड है गांधीयन प्रिंसिपल्स के साथ, आर्टिकल 40 गांधीयन प्रिंसिपल्स के साथ बेस्ड है। और आर्टिकल 40 ऑफ DPSP जो कि किसमें है, पार्ट 4 में आपको देखने को मिलेंगी। तो पार्ट 4 का DPSP और DPSP का आर्टिकल 40 जो है वो बात कर रहा है गांधीयन प्रिंसिपल की, और गांधीयन प्रिंसिपल बात करता है अंडर आर्टिकल 40 विलेज पंचायत की। और इसी चीज को हमने बेस रखा आर्टिकल 40 को। आर्टिकल 40 को बेस रख के 73rd अमेंडमेंट करी गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अंडर 1992, 73rd अमेंडमेंट इन 1992 यहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। और कहाँ पे करा गया, राजस्थान के अंदर इंप्लीमेंट करा गया। और राजस्थान का एरिया कौन सा, नागौर, ठीक, नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंप्लीमेंट करा गया पंचायती राज। और उसके बाद पहले राजस्थान के अंदर, और अगर हम सेकंड स्टेट की बात करें तो वो होगा अरुणाचल प्रदेश। तो अगर पूछा गया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पंचायती राज को कहां से मिला, तो आंसर अंडर 73rd अमेंडमेंट इन 1992 वहां से। और अगर हमने पूछा कि जो आपका रूट है पंचायती राज का वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ मेंशन है, तो आंसर आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 विलेज पंचायत की बात कर रहा है, तो आर्टिकल 40 डिफाइंस विलेज पंचायत, एंड आर्टिकल 40 विच talks about the village panchayat, it is the basic idea of Mahatma Gandhi's principles. Done. So DPSP divided into 3 parts, and out of these 3 parts one part is Gandhian principle, and under Gandhian principle we are talking about village panchayats. Done. तो आंसर क्या हो गया हमारा, फर्स्ट इंप्लीमेंटेड इन इंडिया इन विच स्टेट, तो आंसर क्या हो गया, अभी तो बात करी हमने, आंसर हो गया राजस्थान। तो देखिए जरा आंसर, पंचायती राज सिस्टम जो है इनॉग्रेशन हुआ इसका 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी का बर्थडे किस दिन होता है, 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान के अंदर इंप्लीमेंट करा गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज सिस्टम। अभी हम लोगों ने बात करी कि कौन सी ऐसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट है जिस अमेंडमेंट से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है उसे मिलता है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो सबसे पहले 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट या फिर 74th अमेंडमेंट। तो आंसर क्या आ गया हमारा, अभी डिस्कस करा हमने 73rd अमेंडमेंट। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि हुआ कब, 1992 के अंदर, ये ग्रांट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। मींस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को क्या मिल गया अंडर दिस अमेंडमेंट,
कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक पार्ट इन्हें दिया गया, पार्ट कौन सा, पार्ट 9 which deals with panchayats. And if we talk about article, then the article is from 243 to 243O. आर्टिकल 243 to 243O। ठीक, ये आर्टिकल जो हैं ये बात करते हैं किसकी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 73rd अमेंडमेंट एक्ट केम इनटू फोर्स में कब आई 73rd अमेंडमेंट? 1 जनवरी 1992 को, या फिर 24 अप्रैल 1993 को, या फिर 15 अगस्त 1993 को, या फिर 26 जन 1994 को। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। पूछा क्या गया है कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो फोर्स में कब आया? तो ऑलरेडी आंसर हमें पता ही है, 24 अप्रैल 1993 को ये पंचायती जो अमेंडमेंट है वो कब करी गई, 1992 के अंदर। और वो फोर्स में कब आ रही है, मींस इम्प्लीमेंट, लागू कब हो रही है? तो आंसर, पंचायती राज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 24 अप्रैल को सेलिब्रेट करा जाता है। तो यहाँ से हमें ये भी पता चल गया 24 अप्रैल को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, पंचायती राज डे। और जो एनफोर्समेंट हुई है इस अमेंडमेंट की, मींस इस अमेंडमेंट को जो लागू करा गया है, एनफोर्स करा गया है, वो कब, 1993 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखनी है बात, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। द पंचायती राज सिस्टम इज मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अभी हमने बात करी कौन सा पार्ट है जो पंचायती राज की बात करता है। तो आपने बेटा छोटा सा एक फॉर्मूला लर्न करना है, और फॉर्मूला क्या है, पीएम को कॉपरेट करना है, प्राइम मिनिस्टर को कॉपरेट करना है। तो पी से आ गया पंचायत, और एम से आ गया म्यूनिसिपैलिटी, और सी से आ गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ओके, तो पंचायती राज, एम से म्यूनिसिपैलिटी, और को से क्या हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। डन, पिक्चर क्लियर। अच्छा, अब पंचायती राज सिस्टम इज मेंशन इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो कौन सा पार्ट है, पार्ट 8, पार्ट 9, पार्ट 10 या फिर पार्ट 11? तो हमें ऑलरेडी अंडरस्टूड ही है ये, तो आंसर पार्ट 9 जो कि डील करता है कहां से लेके कहां तक के, आर्टिकल 243 टू 243O डील्स विद द पंचायती राज सिस्टम के साथ वो डील करते हैं। नेक्स्ट आ गया, विच स्केड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द सब्जेक्ट्स ऑफ पंचायती राज? बेटा स्केड्यूल बेस्ड क्वेश्चन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, स्केड्यूल्स हैं। जब ओरिजिन हुआ इंडियन कॉन्स्टी का, उस टाइम पे कितने थे, 8। अब कितने हैं, 12 स्केड्यूल्स हैं। और आउट ऑफ 12 कौन सा ऐसा है स्केड्यूल जो डील करता है पंचायती राज के साथ? क्या 7 स्केड्यूल की बात हो रही है, 9 स्केड्यूल की बात हो रही है, 10 स्केड्यूल की बात हो रही है, या फिर 11th स्केड्यूल की बात हो रही है जो डील कर रहा है किससे, पंचायती राज से? तो जब कहते हैं हमारे पास अमेंडमेंट हुई, कौन सी अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट 1992, उस टाइम पे आर्टिकल भी डाले गए, पार्ट भी डाला गया, और स्केड्यूल जो है वो भी मेंशन करा गया पंचायती राज का। तो स्केड्यूल की बात करें तो 11th स्केड्यूल जो है वो डील करता है किससे, पंचायती राज से। और इस स्केड्यूल के अंदर 29 सब्जेक्ट हैं जिसके ऊपर पंचायत जो है वो फंक्शन कर सकती है। अब ये जो सब्जेक्ट हैं, अब ये सब्जेक्ट का मतलब यूं नहीं है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, नहीं। सब्जेक्ट्स का मतलब है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बोलूं बैंकिंग क्या एक सब्जेक्ट है ना। मैं इस तरह से बोलूं नेशनल हाईवेज, मैं आपको बोलूं पोर्ट, ठीक, ये सब के माइनिंग, एटॉमिक एनर्जी, ये क्या है, सब्जेक्ट्स हैं। इनके ऊपर एक्शन कौन लेता है, सेंटर लेता है, यूनियन लेता है। तो वो सब्जेक्ट्स किस में फॉल करेंगे, यूनियन लिस्ट में। ऐसे सब्जेक्ट जिनके ऊपर लॉ बनाने का काम किसका है, सेंटर का है, वो हो गए कौन से सब्जेक्ट,
यूनियन लिस्ट वाले सब्जेक्ट्स। तो सेम इसी तरह से ऐसे सब्जेक्ट्स जिनके ऊपर रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट या डिसीजन लेने का राइट पंचायत का है, तो वो टोटल कितने हैं, 29 फंक्शनल आइटम्स हैं जिनके ऊपर पंचायत जो है वो क्या कर सकता है, डिसीजन लेगा। नेक्स्ट आ जाओ, ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ। अब ग्राम सभा की बात हमने करी, जो करंट अफेयर्स के अंदर वर्ड लिखा हुआ था, जब हमने बात करी किसकी, सभा सार की, तो वहां पे हमने बात करी किसकी, ग्राम सभा की। तो ग्राम सभा के अंदर क्या होगा, ऑल मेंबर्स ऑफ पंचायत होंगे, या ऑल अडल्ट मेंबर ऑफ आवर विलेज होंगे, या ऑल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, या ओनली सरपंच एंड वार्ड मेंबर्स होंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको एक टर्म बताई थी, तो क्या बोला है, जितने भी एडल्ट मेंबर हैं, मींस जो उस गांव के अंदर, जो उस विलेज के अंदर 18+ होंगे मेंबर्स, उस विलेज के अंदर वो सब के सब क्या बनाएंगे, ग्राम सभा। तो ग्राम सभा इज द फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम एंड इंक्लूड्स ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स ऑफ द विलेज। तो उस विलेज के अंदर जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स होंगे जो 18+ होने चाहिए, वो सब के सब किस में इंक्लूड होंगे, आंसर ग्राम सभा के अंदर इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो क्या 3 इयर्स के लिए वर्क करता है, 4 इयर्स के लिए इसका टेन्योर चलेगा, 5 इयर्स का टेन्योर चलेगा, या फिर 6 ईयर। बेटा 3 बातें याद रखनी है, हमारे पास सेंटर है, हमारे पास स्टेट है, और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, विलेजेस आ गए। सेंटर लेवल पे हम बात करते हैं किसकी, लोक सभा की। स्टेट लेवल पे बात करते हैं हम SLA की, दैट मीन्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। कौन सी असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सेम इसी तरह से विलेज के अंदर हमारे पास क्या आ गया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो लोकसभा का टेन्योर भी कितना, 5 ईयर, SLA का टेन्योर भी कितना, 5 ईयर, तो PRI का कितना जाएगा, 5 ईयर। अब अगर हम टर्म की बात करें, मीन्स किसी भी टाइम पर लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है, ये आपको अंडरस्टूड है, ये है ना। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट पास हो जाए, तो इट मीन्स कि क्या होगा, क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा लोकसभा। तो सेम, क्या लोकसभा डिसॉल्व हो सकता है, आंसर यस। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या डिसॉल्व हो सकती है, यस। क्या अपने टाइम से पहले डिसॉल्व हो सकती है, यस। डन, आंसर हमें पता लग गया। तो बात कितनी क्या हो रही है, किसकी, 5 इयर्स की। तो जो नॉर्मल टर्म है हर पंचायत की, वो कितनी होएगी, 5 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग। फर्स्ट मीटिंग से ही डेट कंसिडर करी जाएगी, तो टोटल टाइम कितना रहेगा, 5 इयर्स। मैटर यहाँ पे ये भी कर रहा है कि ये क्या सब्जेक्ट टू डिसॉल्व है, आंसर यस। लोकसभा सब्जेक्ट टू डिसॉल्व है, अपना राज्यसभा परमानेंट हाउस है वो सब्जेक्ट टू डिसॉल्व नहीं है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सब्जेक्ट टू डिसॉल्व है। लोकसभा हो गया, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, पंचायती राज ये भी क्या है, सब्जेक्ट टू डिसॉल्व है। नेक्स्ट आ गया, हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द पंचायती राज सिस्टम एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है पंचायती राज का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो फर्स्ट हो गया कलेक्टर, सेकंड हो गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, थर्ड हो गया चेयरपर्सन ऑफ जिला परिषद, फोर्थ हो गया चीफ मिनिस्टर। तो कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चेयरपर्सन ऑफ जिला परिषद या फिर चीफ मिनिस्टर। और क्या बात हो रही है, क्या बात पूछी गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होगा, किसका, पंचायती राज सिस्टम का। तो आंसर आ गया हमारे पास चेयरपर्सन ऑफ जिला परिषद, ये होगा हेड। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, टॉप पे होगा डीसी जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसे हम बात जिसकी हम करेंगे। तो टॉप लेवल पे आपके क्या होता है, जिला परिषद, और उसके सबऑर्डिनेट होगा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDO। तो यहां पे आएंगे ब्लॉक्स।
ब्लॉक्स के नीचे क्या आएगा? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जिसका पंचायत लेवल पे हेड माना जाएगा सरपंच। और इन सब को लीड कर रहा है कौन? देख कौन रहा है? डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो देखेगा। तो टॉप पोजीशन पे क्या आ गया? जिला परिषद, उसके नीचे क्या आ गया? ब्लॉक्स, ब्लॉक्स के नीचे क्या आ गया? पंचायती राज आ गया। नेक्स्ट आ जाओ, विच आर्टिकल डील्स विद द स्टेट फाइनेंस कमीशन रिलेटेड टू पंचायत। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पंचायत हैं, पंचायत के लिए जो स्टेट ने बना रखा है फाइनेंस कमीशन, उसके लिए आर्टिकल कौन कौन से उनको डेडिकेट करे गए हैं, कौन से आर्टिकल एलोकेट करे गए हैं? आर्टिकल 243I, 243H, 243K या आर्टिकल 243M। तो आंसर आ गया आर्टिकल 243I। स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है अंडर आर्टिकल 243I इसे कॉन्स्टिट्यूट करा जाएगा और ये रिव्यू क्या करेगा? फाइनेंशियल पोजीशन देखेगा पंचायत की, कितना पैसा है, कितने स्ट्रेंथन अप और कर सकते हैं इस पंचायती राज को। ऑलरेडी जो पैसा इनको लास्ट बजट के अंदर दिया था उसमें से कितना यूज़ हो गया, कितना इन्होंने स्पेंड कर दिया, किस तरह की डेवलपमेंट हुई है, उस सारी की सारी चीज़ों को रिव्यू करा जाता है अंडर आर्टिकल 243I। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत को चेक करा जाएगा। कौन सी कमेटी थी जिसे हम बोलते हैं फादर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? ऐसी कौन सी कमेटी जिस कमेटी के विहाब पर इंडिया के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो हैं उन्हें स्टैब्लिश करा गया? तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी ऑप्शन 1, अशोक मेहता कमेटी ऑप्शन 2, LM सिंघवी कमेटी ऑप्शन 3, थंगन कमेटी ऑप्शन 4। तो बेटा इसके लिए ना एक छोटा सा फॉर्मूला आपने लर्न करना है कमेटीज को लर्न करने के लिए, कि आप एक पंचायत वाले इलाके में गए, गांव में गए, वहाँ पे स्टूडेंट्स बच्चे जो हैं गांव के वो स्कूल से वापस आ रहे थे, आपने उनके बैग देखे, इतने हैवी और थोड़े फटे पुराने से बैग थे। आपका मन यूं करा कि क्यों ना इन बच्चों को, इन स्टूडेंट्स को मैं अच्छे बैग लेके दूं। तो आपने बैग जो हैं वो बच्चों को देने शुरू कर दिए। तो आप हर बच्चे को क्या बोल रहे हैं? अपने पास बुला के, बैग ले, मैं तेरे लिए लेके आया हूँ, बैग ले, मैं तेरे लिए लेके आया हूँ। ये हो गया। तो बी से आ गया फर्स्ट कमेटी बलवंत राय जी मेहता कमेटी। उसके बाद आ गया ए से आ गया अशोक मेहता कमेटी। थर्ड आ गया GVK राव कमेटी। L से आ गया LM सिंघवी कमेटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डन। बलवंत राय जी मेहता कमेटी, अब ये कमेटी एविडेंस में कब आई? 1957 में। अशोक मेहता 1977, GVK राव कमेटी 1985 और LM सिंघवी कमेटी 1986। डन। तो ये कमेटीज के टाइम पीरियड हैं। कौन सा फॉर्मूला किया? गांव में गए, छोटे छोटे बच्चों को अपने पास बुला के आपने क्या बोला? बैग ले, मैं तेरे लिए लेके आया हूं। ठीक है, इस तरह से हो गया हमारी फादर बोला गया है, फादर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया कौन सी कमेटी को बोला गया है? तो आंसर हो गया हमारा सबसे पहली जो कमेटी आई बलवंत राय जी मेहता। इसका पूरा नाम याद रखना है कमेटी का, बलवंत राय जी मेहता कमेटी। तो बलवंत राय जी मेहता कमेटी 1957 में बनी, ऑलरेडी मैंने बता दिया। और रिकमेंड करा इन्होंने 3 टायर सिस्टम हो किसका? पंचायती राज का। टॉप लेवल पे इन्होंने बोला कि टॉप लेवल पे क्या हो? जिला परिषद, उसके सबऑर्डिनेट हो ब्लॉक, ब्लॉक के नीचे क्या हो? पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, विच लेवल इज नॉट पार्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम?
अब मैंने आपको लास्ट स्लाइड में पिरामिड दिखाया एक पूरे का पूरा। टॉप पे जिला परिषद आ गया, उसके नीचे ब्लॉक आ गया, मंडल पंचायत आ गया, उसके नीचे आ गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अब 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको ये देखना है कि कौन सा इसमें से पंचायती राज सिस्टम का लेवल नहीं कंसिडर होगा। तो सबसे पहले ग्राम पंचायत, ये तो होगी, ऑलरेडी बताई है मैंने आपको। ब्लॉक समिति होगी, यस ये तो बताई है। जिला परिषद बताया, यस बताया। क्या म्यूनिसिपैलिटी बताई? नो। तो आंसर क्या चला जाएगा कि म्यूनिसिपैलिटी जो है वो पार्ट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, रूरल एरिया में नहीं आएगा, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी जो है वो पार्ट है किसका? अर्बन लोकल गवर्नमेंट का, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पार्ट होगा। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन किसका पार्ट है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। और अगर मैं बात करूं किसकी? एमसी की, म्यूनिसिपैलिटी की, तो वो पार्ट रहेगा किसका? अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट का, अर्बन लोकल गवर्नमेंट का। ठीक है, अर्बन सेल्फ नहीं, अर्बन लोकल गवर्नमेंट का। नेक्स्ट आ जाओ, इंडियाज वैक्सीनेशन ड्राइव। अब अगर हम बात करें कि जो हमारी न्यूज़ है, उस न्यूज़ के अंदर जो टॉप पोजीशन हमने हेडिंग का रखा है, तो वो हेडिंग हमारी इम्यूनाइजेशन को लेकर है, जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा। और उसी इम्यूनाइजेशन के बेस के ऊपर अब हम इंडिया की वैक्सीनेशन ड्राइव जो है उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन मिशन। ठीक, अब इसको हम कवर अप करेंगे। थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा लेंदी भी है, तो ध्यान से। चलो जी, तो नेक्स्ट आ गया इंडियाज वैक्सीनेशन ड्राइव। अब ये देखते हैं जरा हम। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है ये क्या है? अ फाइट अगेंस्ट वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। तो 110% है कि डिजीज की बात हो रही है यहाँ पे। अब वो डिजीज जो हैं, उसी डिजीज मतलब इंडिया को वो जो ऐसी डिजीज हैं जैसे पोलियो को पूरे तरीके से इरेडिकेट करने की बात करी गई। तो इसी तरह से कहते हैं ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव है ये इन्फेंट्स को बचाने के लिए है, किससे? डिजीज से। तो न्यूज़ के अंदर क्यों थी? इंडियाज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इसे इन शॉर्ट हमने नाम दे दिया यूआईपी, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट हुई क्या स्कीम हुई। ये प्रोग्राम वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोग्राम माना गया, जिसने वैक्सीनेट करा है 2.6 करोड़ इन्फेंट्स को और 2.9 करोड़ प्रेग्नेंट विमेन को एनुअली। 2.6 करोड़ इन्फेंट्स, नवजात शिशु। 6 को अगर हम उल्टा कर दें तो वो बन गया 9, और 2.9 प्रेग्नेंट विमेन को इम्यूनाइज करा गया है, प्रेग्नेंट विमेन को इंजेक्शन दिया गया है, वैक्सीनेशन दी गई है। अब चैलेंजेस काफ़ी परसिस्ट हुए इस रिमोट एरिया तक पहुंचने के लिए। इस पूरी की पूरी वैक्सीनेशन प्रोग्राम को अगर हमने बूस्ट करा है या इतने लोगों को हमने कवर कर दिया, तो कहते हैं ये नहीं था कि यहाँ तक पहुँचना आसान था, बहुत मुश्किल था। माइग्रेटरी पॉपुलेशन तक पहुँचना बहुत मुश्किल था। क्लस्टर विद लो अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस जो थी बहुत कम थी, तो लोगों को इकट्ठा करा गया, उनको डेमोन्स्ट्रेशंस दी गई किस तरह से इस वैक्सीन से आपके बच्चों को ये डिजीज़ नहीं होगी, ये डिजीज़ नहीं होगी, और कौन सी डिजीज़ हो जाए उससे बच्चे के ऊपर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। लोगों को इकट्ठा करके समझाया गया, तब जाकर इस पूरी की पूरी वैक्सीनेशन ड्राइव को फुलफिल करा गया। और अब हम बात कर रहे हैं स्टेटस इस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का इंडिया के अंदर। तो यूआईपी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है इंडिया का मोस्ट कम्प्रिहेंसिव पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव है। पब्लिक हेल्थ, जहाँ पे बात आ जाए पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव की, इट मीन्स ये पब्लिक एट लार्ज को कवर कर रहा है। किसे कवर कर रहा है? पब्लिक एट लार्ज को कवर कर रहा है। पब्लिक एट लार्ज, ये इसे कवर कर रहा है, जिसका एम क्या है? प्रोवाइड करना लाइफ सेविंग वैक्सीन्स को मिलियन न्यू बॉर्न और प्रेग्नेंट विमेन को ईच ईयर। उनकी लाइफ को बचाने के लिए उनको वैक्सीनेशन देना, या फिर किसी तरह की भी, जैसे आपने देखा ना फिजिकली हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, उससे उनको प्रिवेंट करने के लिए, बच्चों की जो बॉडी है वो अच्छे से ग्रो करे, उस सारी चीज़ों के लिए प्रोग्राम कौन सा? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। अब बात करें हम कि यूआईपी जो है वो ऑफर कर रहा है फ्री इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट 12 डिजीज़। अब ये 12 डिजीज़ कौन सी हैं ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले रोटा वायरस की बात करें,
न्यूमोकोकल न्यूमोनिया, जापानीज एन्सेफेलाइटिस। नेशनली अगर देखा जाए तो डिप्थीरिया, परट्यूसिस और टेटनस, इसे हम एक ही नाम देते हैं डीपीटी। आपने सुना भी होगा कि डीपीटी की वैक्सीन इतने से इतने टाइम में लगा लो, एक इंजेक्शन लगेगा और 3 बीमारियों से हमारी प्रोटेक्शन करेगा। डीपीटी का इंजेक्शन, डी स्टैंड्स फॉर डिप्थीरिया, पी स्टैंड्स फॉर परट्यूसिस एंड टी स्टैंड्स फॉर टेटनस। डन। अभी जो परट्यूसिस है ना, इसे हम सेकंड नेम देते हैं वूपिंग कफ। बहुत जोर जोर से जब ड्राई कफ हो जाती है ना, तो एकदम से लंग से आवाज आनी शुरू हो जाती है, वो हमारी वूपिंग कफ का सिम्टम है। इससे जान भी जा सकती है अगर ये बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी कंडीशन में पहुंच गया कि आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, तो इससे एक बच्चे की जान भी जा सकती है। इनिशियली लॉन्च हुआ था इंडिया के अंदर 1978 के अंदर एज द एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। इट वॉज रीब्रांडेड एज द UIP इन 1985। तो सबसे पहले जो UIP प्रोग्राम है, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, उसकी जो ड्राइव है वो कब स्टार्ट हुई? 1978 में। उसके बाद 1985 के अंदर इसे दोबारा से नेम दिया गया, तो 1985 से नाम क्या हो गया? UIP नाम हो गया। और कितने इन्फेंट्स को कवर किया है? 2.6 करोड़ इन्फेंट्स को वैक्सीनेशन दिया गया। और अगर प्रेग्नेंट विमेन की बात करें तो कितना? 2.9 करोड़ प्रेग्नेंट विमेन को इसमें कवर किया गया है। और ये जो वैक्सीनेशन है, ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, कितनी डिजीज़ के अगेंस्ट दी जा रही है? 12 डिजीज़ के अगेंस्ट दी जा रही है। वो 12 डिजीज़ कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले हो गया बेटा डिप्थीरिया, सेकंड हो गया परट्यूसिस, थर्ड आ गया टेटनस, फोर्थ आ गया पोलियो डिजीज़, फिफ्थ आ गया मीजल्स, सिक्स्थ आ गया रूबेला, सेवेंथ आ गया रोटा वायरस और एट्थ आ गया डायरिया, नाइन्थ आ गया हेपेटाइटिस बी, 10th आ गया मेनिंगिटिस, सीवियर फॉर्म ऑफ चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस। तो नेक्स्ट क्या आ गया? ट्यूबरक्लोसिस। और उसके बाद क्या आ गया? निमोनिया कॉज्ड बाय हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी एंड न्यूमोकोकल निमोनिया। तो इट मीन्स निमोनिया ही आपने दिमाग में रखना है। तो देखा जाए 8 हो गई इस तरफ। डिप्थीरिया तो सबसे पहले कैसे लर्न कर लिया आपने? DPT का इंजेक्शन लगाया। तो DPT क्या है? डिप्थीरिया, P से परट्यूसिस और T से टेटनस। एक ही वैक्सीनेशन जो 3 डिजीज से आपको प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट आ जाओ। और ये जो DPT का इंजेक्शन है ना, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर भी क्यों नहीं बना इंडिया का, तो जो भी प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का, उसको भी बचपन में इसका वैक्सीनेशन हुआ होगा। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, बीमारियों से कोई नहीं बच सकता। तो DPT का इंजेक्शन किसको लगा है? प्राइम मिनिस्टर को भी लगा है। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को जब इंजेक्शन लगा तो प्राइम मिनिस्टर डर गए कि हाय इंजेक्शन लगाए लगने। तो सबसे पहले डर गए। अब डर गए। D से डिप्थीरिया, P से परट्यूसिस, T से टेटनस। नेक्स्ट आ गया P से आ गया पोलियो, M से आ गया मीजल्स और आगे डर गया तो D से आ गया डायरिया, R से आ गया रोटा वायरस, नेक्स्ट R से आ गया रूबेला। तो कितनी हो गई? 3 2 5 + 3 8 हो गई। अब नेक्स्ट आ जाओ हेपेटाइटिस, मेनिंगिटिस। अब जो हेपेटाइटिस डिजीज है वो किस चीज़ की है? लिवर को इफेक्ट देती है हेपेटाइटिस। जब भी लिवर की मालफंक्शनिंग होएगी उस टाइम पे हेपेटाइटिस जो है वो हो जाता है। मेनिंगिटिस ये स्वेलिंग होती है किसकी? ब्रेन की। तो ब्रेन में स्वेलिंग हो जाता है, तो ये बीमारी है मेनिंगिटिस। उसके बाद ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी की बीमारी हो जाना, जिसमें जो पेशेंट है उसको कफ होनी शुरू हो जाती है। लंग्स में जो इन्फेक्शन है वो लंग्स में इन्फेक्शन आ जाता है और जो पेशेंट होगा उसकी बॉडी बिल्कुल श्रिंक होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट आ जाओ निमोनिया। तो टीबी के साथ निमोनिया। अब आ गया हमारा डिप्थीरिया। DPT का इंजेक्शन प्राइम मिनिस्टर को भी लगाया और प्राइम मिनिस्टर को जब इंजेक्शन लगा था तब प्राइम मिनिस्टर डर गया था। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने खुद
पीएमटी का एग्जाम दिया हुआ है, मतलब खुद वो पीएमटी वही है जिसे आप आज की डेट में नीट के नाम से जान रहे हो। पीएमटी का मतलब प्री मेडिकल टेस्ट। मेरे टाइम पे जब मैंने एमबीबीएस करा था उस टाइम पे मेरे टाइम पे मैंने पीएमटी दिया था, प्री मेडिकल। हमारे टाइम पे नीट नहीं था, पीएमटी था। तो पीएमटी मींस प्री मेडिकल टेस्ट, ठीक है। अब डर गया कौन? पीएम डर गया, और पीएम जो है वो डर गया। हालांकि कहते देखो डर कैसे गया, उसने तो इंजेक्शन के साथ तो उसकी दोस्ती थी, क्योंकि उसने कौन सा एग्जाम क्लियर करा हुआ था? डॉक्टर बनने के लिए पीएमटी का एग्जाम क्लियर करा हुआ था। तो पी से आ गया निमोनिया, एम से आ गया मेनिंगिटिस, टी से आ गया टीबी, और एक आपको रखनी है दिमाग में हेपेटाइटिस। हेप्पा वर्ड जहां पे लग गया, हेप्पा प्रीफिक्स के अंदर या सफिक्स के अंदर जहां भी आपको वर्ड देखने को मिले, हेप्पा HEPA, इट मीन्स वो बात कर रहा है किसकी? लिवर। डन जी। तो ये हैं कितनी डिजीज? 12 डिजीज। आपको 12 डिजीज के नेम जो हैं वो आपको जिस तरह से पैराग्राफ में आपको क्वेश्चंस आएंगे वहां पे मेंशन होएगी। तो ध्यान से फॉर्मूला आपने क्या किया, सबसे पहले हमने फॉर्मूला स्टार्ट किया कहाँ से? हमने बोला DPT का इंजेक्शन लगा है प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर के सामने जैसे डॉक्टर इंजेक्शन लेकर आया तो प्राइम मिनिस्टर एकदम से डर गया। हालांकि जो प्राइम मिनिस्टर है उसने खुद PMT का एग्जाम दिया हुआ था। तो एक बार फिर से देखते हैं। D से डिप्थीरिया, P से परट्यूसिस, T से टेटनस, आ गया P से पोलियो, M से आ गया मीजल्स। डर गया। D से डायरिया, R से हो गया रोटा वायरस, और R से हो गया रूबेला। नेक्स्ट आ गया P से आपका निमोनिया, P से पन्यूमोनिया नहीं है, P साइलेंट है तो निमोनिया आएगा। और M से आ गया आपका मेनिंगिटिस जिसमें ब्रेन की अंदर स्वेलिंग हो जाती है, और T से आ गया ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, TB आ गया। उसके बाद DPT का इंजेक्शन PM को लगा है, PM डर गया था, PM ने भी PMT का एग्जाम क्लियर करा हुआ था, और एंड में हमने वर्ड क्या लगा दिया? हेप्पा। और मैंने आपको क्या बताया, जहाँ पे वर्ड लग जाए हेप्पा इट मीन्स वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? लिवर को रिप्रेजेंट कर रहा। तो ये हो गई कितनी डिजीज? 12 डिजीज। और हमने मेन बात क्या करी? 12 डिजीज के अगेंस्ट ये इम्यूनाइजेशन करी गई है। तो डिस्कवर द पावर ऑफ द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। वैक्सीन जो अवेलेबल है नेशनली अगेंस्ट दीज डिजीज, ये वाली डिजीज अवेलेबल हैं अगेंस्ट नेशन के अंदर। वैक्सीन अवेलेबल सब नेशनली अगेंस्ट डिजीज कौन कौन सी? जापानीज एन्सेफेलाइटिस, जापानीज वैक्सीन इज प्रोवाइडेड ओनली इन एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट। सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट जो हैं उसी में ही ये अवेलेबल हैं। और ये कैसे अवेलेबल हैं? ये हैं कैसी? सब नेशनली वैक्सीन अवेलेबल है, तो सब नेशनली। और ये क्या है? नेशनली हैं। नेशनली वैक्सीन अवेलेबल है इन डिजीज के अगेंस्ट। सारी गेम समझ आ गई होगी, और मेरे को लगता नहीं है कि दिमाग में पड़ी नहीं होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम मिशन इंद्रधनुष के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च करा एक मिशन इंद्रधनुष। कब? दिसंबर 2014 के अंदर, जो कि एक स्पेशल ड्राइव था वैक्सीनेट करने के लिए ऑल अनवैक्सीनेटेड और पार्शली वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। कब की बात हो रही है बेटा? ये बात हो रही है 2014 की। तो मिशन इंद्रधनुष का मिशन। अब बच्चों को इंद्रधनुष बड़ा पसंद होता है। इंद्रधनुष मतलब रेनबो। छोटे होते हम लोग भी जाते थे रेनबो रेनबो रेनबो, क्या ये रेनबो देख लो जी। घर से मम्मी पापा ले जाते होते, देखो जी रेनबो देखो। बच्चों को बड़ा पसंद था रेनबो। तो रेनबो मिशन जो है, मिशन इंद्रधनुष, लेकिन रेनबो नहीं बोलना है, मिशन इंद्रधनुष ही बोलना है। तो ये मिशन इंद्रधनुष जो था, ये जितने भी बच्चे जो कि अनवैक्सीनेटेड थे, जिनको वैक्सीनेशन नहीं करा गया या फिर जिनको कुछ ही वैक्सीनेशन हुई थी, उन सब बच्चों को क्या दी गई? इसके अंदर वैक्सीनेशन दी गई। कौन से प्रोग्राम के अंदर? अंडर UIP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर। और ये कब की बात हो रही है? मिशन इंद्रधनुष की 2014 की। अब इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है, ये मिशन इंद्रधनुष जो था, ये लॉन्च करा गया अक्टूबर 2017 के अंदर। तो यहाँ पे दिसंबर के इंद्रधनुष इन दिसंबर 2014 में एक स्पेशल ड्राइव दी गई थी अंडर UIP, और 2017 के अंदर
इसे क्या किया गया, लॉन्च करा गया। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष IMI 5.0 ये कब लॉन्च हुआ, ये हुआ जी 2023 के अंदर, जिसमें कैचअप करा गया वैक्सीनेशन कैंपेन को फॉर चिल्ड्रन अप टू 5 इयर्स के बच्चे और प्रेग्नेंट विमेन जो रह गए थे किसके अंदर, 2017 के अंदर और 2014 के अंदर, उनको वैक्सीनेशन देना। तो क्या बोला गया, IMI इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। और है क्या इसका रैंक, क्या है रैंक, मतलब इसको जो कोड दे रखा है वो क्या दे रखा है, 5.0। 5.0 से समझ लेना बेटा आपने 5 ईयर ऑफ एज के बच्चे और साथ साथ में किनको कवर अप करा गया, प्रेग्नेंट विमेन को जो कि लेफ्ट आउट हो गई, रह गई थी। मतलब फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज ऑफ द कंट्री इज अराउंड 98% इन द 5-year प्लान ऑफ 2024 एंड 25। तो इट मीन्स जो UIP है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, वो ओवरऑल इंडिया की बात करें तो उसमें से 98% का रेशो जो है, कवरेज जो है वो दे चुका है। कौन से फाइनेंशियल ईयर के अंदर, 2024 से 2025 के बीच में। डन। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट न्यूज है हमारी WTO के ऊपर। इंडिया जो है वो है प्रोसेस में रेटिफाई करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडी। फिशरीज सब्सिडी को लेकर इंडिया जो है ये प्रोसेस चल रही है इंडिया के अंदर कि रेटिफाई करा जाएगा इसे, किसे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडी, जिसमें है क्या, ग्लोबल एफर्ट्स टू कर्ब हार्मफुल सब्सिडीज जो कि ओवर फिशिंग और थ्रेटन कर रही हैं किसको, जो हमारी ऐसी बायोडाइवर्सिटी है जो हमें ओशन से मिल रही है, उस पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी को जो ख़त्म कर रहा है। तो ऐसे हार्मफुल सब्सिडीज़ को कर्ब आउट करने के एफर्ट करे जा रही है इसके अंदर। तो अब है क्या, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज़, ये है क्या। अब हमें ज़रा इसको देखते हैं, तो एक बार फटाफट से इसको देखो आप, स्क्रीन के ऊपर जो चीज़ें आपको दिख रही हैं स्लाइड के अंदर, मैं बस 2 घूंट पानी के पीऊँ और उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं जी। WTO एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडी एक बाइंडिंग मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है। कैसा है, बाइंडिंग मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है, जिसका एम क्या है, प्रमोट करना एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को और फेयर ट्रेड इन ग्लोबल फिशरीज। मीन एनवायरमेंट को इस तरह से यूज़ करना कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो भी इसका प्रॉपर यूसेज जो है वो कर पाएँ। तो कहते हैं उस चीज़ को प्रमोट करना, सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना और फेयर ट्रेड करना ग्लोबल फिशरीज में, ये है इसका टारगेट। फर्स्ट WTO एग्रीमेंट जो कि फोकस कर रहा है ओशियन गवर्नेंस के ऊपर और प्रोटेक्ट कर रहा है हमारी मरीन रिसोर्सेज को। ये एग्रीमेंट जो है इसे अडॉप्ट करा गया WTO 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के अंदर, कब, 2022 के अंदर इसे क्या करा गया, इस एग्रीमेंट को अडॉप्ट करा गया। किस पैकेज के अंडर, अंडर जिनेवा पैकेज के अंडर, और ये फोर्स में आया कब, सितंबर 2025 के अंडर, आफ्टर 2/3 ऑफ WTO मेंबर डिपॉजिट देयर एक्सेप्टेंस इंस्ट्रूमेंट। तो कहने का मतलब टोटल मेंबरशिप में से 2/3 मेजॉरिटी जो है उसने अपनी एक्सेप्टेंस दी, उसके बाद ये फोर्स में आया। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एम और ऑब्जेक्टिव क्या हैं इस WTO एग्रीमेंट के ऑन फिशरी सब्सिडी, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो फर्स्ट, प्रोहिबिट कर रहा है ऐसी सब्सिडीज को जो कि कंट्रीब्यूट कर रही हैं ओवर फिशिंग को। अब ओवर फिशिंग अगर होगी तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। और अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो आप ये देखो, ओशियन के अंदर आपको फूड चेन एज वेल एज फूड वेब ये दिखने को मिलती है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फूड चेन और फूड वेब में अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए। फूड चेन का मतलब होगा बेटा, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, फूड चेन। अब फॉर एग्जाम्पल हम ओशियन की बात कर रहे हैं, ओशियन के अंदर हमें देखने को मिलेगा सबसे नीचे होगा फाइटोप्लैंक्टन्स। क्या होंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स।
फाइटोप्लैंक्टन्स के बाद हमें देखने को मिलेगा ज़ूप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन के बाद ज़ूप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन के बाद हमें यहां मिल जाएगा देखने को फिश, स्मॉल फिश। उसके बाद हमें देखने को मिल जाएगा लार्ज फिश जो सिंगल लेवल पे चले। फॉर एग्जाम्पल ग्रास है, ग्रास को खाने वाला आ गया ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को खा लिया आगे स्नेक ने, स्नेक को आगे खा लिया ईगल ने। सिंगल लाइन में चल रही है, ये क्या है? फूड चेन। जब एक फूड चेन ये है, एक फूड चेन ये है, इनका हो जाए इंटरलॉकिंग, तो इंटरलॉकिंग ऑफ फूड चेन इज नोन एज फूड वेब। क्या पढ़ा हमने? इंटरलॉकिंग, इंटरलॉकिंग ऑफ फूड चेन is known as food web. Interlocking of food chain is known as food web. तो हमें ओशन के अंदर क्या देखने को मिल रही है? फूड चेन? ना ना ना, फूड वेब। तो फूड वेब जो है वो ज़्यादा लार्ज टर्म हुआ, और फूड वेब तभी पॉसिबल है अगर बायोडाइवर्सिटी को बचाया जा सके। अब बायोडाइवर्सिटी के अंदर अगर फिशेज ही नहीं है तो इट मीन्स बहुत सारी जो फूड चेन्स हैं तो खत्म हो जाएंगी। अगर फूड चेन बहुत ज़्यादा खत्म हो गई तो कहने का मतलब है किसी ना किसी तरीके से वो इम्पैक्ट तो देगा नेगेटिव, ओशियन की जो डाइवर्सिटी है उसको इम्पैक्ट देगा। तो इसलिए क्या बोला जा रहा है, तो सबसे पहले क्या बात बोली गई है कि भाई सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें ऐसे सब्सिडी को रोकना है जिस सब्सिडी से ओवर फिशिंग हो रही है या ओवर कैपेसिटी रेज करी जा रही है या डिप्लीशन हो रही है फिश स्टॉक की, मतलब फिश कम हो रही है पानी के अंदर। सेफगार्ड करना ऐसी जिंदगियों को, मिलियन डिपेंडेंट ऑन फिशरीज फॉर न्यूट्रिशन एंड इनकम, ऐसी जिंदगियों को सेव करना जो तकरीबन अपनी इनकम के लिए एक ही चीज़ को अपना जरिया मान के चल रही हैं, और वो है फिश। समंदर से फिश निकालना और उस फिश को उठा के मार्केट के अंदर सेल कर देना, और उससे जो इनकम आई उस इनकम से अपने घर को चलाना। तो कहते उन जिंदगियों को प्रोटेक्ट करना भी एक इनिशिएटिव है इसके अंदर। नेक्स्ट, प्रोवाइड कर रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड बाय डिसिप्लिन सब्सिडीज दैट डिस्टॉर्ट कंपटीशन। तो जो दो मेन पॉइंट्स हैं आपके वो हमने कर लिए डिस्कस। आगे आ जाओ, इंडिया के इनिशिएटिव क्या है और स्कीम क्या है प्रमोट करने के लिए सस्टेनेबल फिशरीज को, कि फिशरी जो है वो हमारे यहाँ पे हमने उसको लेकर रेवोल्यूशन भी हम लेकर आए थे। तो कहते हैं इंडिया जो है उसकी प्लानिंग क्या है, इंडिया किस तरह से अपनी इस लाइफ स्टॉक को, ये जो फिश का लाइफ स्टॉक चल रहा है उसको डिप्लीट होने से कंट्रोल करेगा, बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो सबसे पहले हम लेके आए थे ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम, कब? 2015 से 2016 के अंदर। फोकस कर रही है किसके ऊपर? इंक्रीज करने के लिए फिश प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को थ्रू एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर जहाँ पे वर्ड आ गया एक्वाकल्चर, मतलब पानी की बात हो रही है, एंड मैरीन फिशरीज डेवलपमेंट। तो कहने का मतलब नाम से क्लियर हो जाता है कि मछली जल की रानी है, और जल का पानी आपको कैसा नज़र आता है? स्काई भी ब्लू नज़र आता है, पानी भी ब्लू ब्लू नज़र आता है, ठीक है। अच्छा, ब्लू रेवोल्यूशन नाम से क्लियर हो गया, तो आंसर फिश, फिश को लेकर आया। नेक्स्ट आ जाओ, प्रधानमंत्री, इंडिया का अगला इनिशिएटिव प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जहाँ पे मत्स्य वर्ड लग गया वो एक संस्कृत वर्ड है। मत्स्य किसको इंडिकेट कर रहा है? फिश को, मतलब मछली को। संपदा मतलब जो हमारी प्रॉपर्टी है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 में आई थी, 2020 के अंदर, और इसका एम क्या था? ट्रांसफॉर्म करना फिशरी सेक्टर्स को, एनहांस करना उनकी प्रोडक्टिविटी को, क्रिएट करना जॉब और प्रमोट करना सस्टेनेबल प्रैक्टिस को। तो कहने का मतलब है आप देखो ना, अगर फिश है आगे लोगों को उसके ऊपर जॉब भी मिली हुई है। फिशरीज के अंदर जो फिशरी डिपार्टमेंट होगा, एक्वाकल्चर का डिपार्टमेंट होगा, उसमें लोगों को जॉब भी मिली हुई है। तो कहते जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है उसमें फिशिंग को तो टारगेट करा ही गया है, साथ साथ में जो लोगों की, जिन लोगों की जॉब्स हैं उन जॉब्स को प्रोटेक्ट करना और उसके बेस के ऊपर और ज़्यादा जॉब्स को क्रिएट करना, ये की ऑब्जेक्टिव में आएगा इसके। नेक्स्ट आ गया
फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड FIDF, जो कि एविडेंस में कब आया 2018-19 के अंदर, जो कि फाइनेंशियल सपोर्ट देगा ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को जो कि मरीन और इनलैंड फिशरीज के लिए मस्ट होगा। किसके लिए? मरीन और इनलैंड फिशरीज के लिए मस्ट होगा। उसके लिए क्या क्रिएट करना? फंड को इकट्ठा करना और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना। और ये एविडेंस में कब से था? 2018 से 19 में था। नेक्स्ट आ गया नेशनल पॉलिसी। अगला इनिशिएटिव इंडिया का नेशनल पॉलिसी ऑन मरीन फिशरीज। ये एविडेंस में आया 2017 के अंदर, जो कि इंश्योर कर रहा है सस्टेनेबल मरीन रिसोर्स मैनेजमेंट को और कंजर्व कर रहा है फिश स्टॉक को। नेक्स्ट आ गया स्टेट स्पेसिफिक मरीन फिशिंग रेगुलेशन एक्ट MFRA, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टेट जैसे हो गए महाराष्ट्र, केरला, रेगुलेट करना फिशिंग को इंडिया के अंदर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर और इंक्लूड करना फिशिंग के ऊपर बैन को और प्रोहिबिशन करना डिस्ट्रक्टिव प्रैक्टिस को, ऐसी प्रैक्टिस को प्रोहिबिट करना जिन प्रैक्टिस से जो फिशिंग है उसके ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट आए। नेक्स्ट आ जाओ ICAR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, प्रोवाइड करेगा एजुकेशन और रिसर्च सस्टेनेबल फिश फार्मिंग की, एक्वाकल्चर प्रैक्टिस की। तो ये इसके ऊपर फोकस करके चलेगा। नेक्स्ट आ जाओ यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च करा नेशनल इनिशिएटिव ऑन वाटर सिक्योरिटी अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मतलब मनरेगा 2005। तो फिशरीज वाला टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक था। अभी हमारी नेक्स्ट न्यूज है। नेक्स्ट न्यूज क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है नेशनल इनिशिएटिव लॉन्च करा है किसके ऊपर? वाटर सिक्योरिटी एंड अंडर किसके? मनरेगा एक्ट 2025 के अंदर, जो कि प्रायोरिटाइज करा जा रहा है, जिसमें वाटर कंजर्वेशन और वो भी कहाँ? रूरल इंडिया के अंदर। क्योंकि आपने देखा होगा न्यूज के अंदर तकरीबन लोगों की क्या न्यूज़ रहती है कि भाई यहाँ पे पानी नहीं आ रहा और लोग घड़े उठा के रूरल एरिया के अंदर, जैसे राजस्थान का डेजर्ट जोन हो गया, ये साउथ में भी दिक्कत आती है कहीं कहीं, रूरल यूपी बिहार के अंदर भी बहुत दिक्कत है पानी की। तो लोग उठ रहे हैं, मतलब लोगों को पीने का पानी नहीं है। सोचो जो हमारा फंडामेंटल राइट का पार्ट है कि हर बंदे को ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होना चाहिए, तो सोचो उसके लिए भी लोग मर रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या लॉन्च करा? नेशनल इनिशिएटिव ऑन वाटर सिक्योरिटी, किसके अंडर? मनरेगा एक्ट 2005 के अंदर। अब नेशनल इनिशिएटिव ऑन वाटर सिक्योरिटी ये है क्या? तो इसका एम है एड्रेस करना डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स को, कि जो ग्राउंड वाटर मतलब ग्राउंड वाटर को किस तरह से आप अंडरस्टैंड करेंगे? जैसे कोई प्लांट्स लगाए हुए हैं ना, ट्री लगे हुए हैं, उनकी रूट्स ज़मीन में जहाँ तक जा रही हैं वो आपका ग्राउंड वाटर है। जहाँ से प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो अपनी न्यूट्रिशन के लिए ज़मीन में से एब्जॉर्ब कर रही हैं वाटर को, वो उस जगह पे वो जो पानी है वो आपका क्या है? ग्राउंड वाटर है। और इंश्योर करना लॉन्ग टर्म रूरल वाटर सिक्योरिटी को, कि ज़्यादा लंबे टाइम तक रूरल एरिया के अंदर वाटर की सिक्योरिटी रहे, भाई उनको पानी अवेलेबल होता रहे, क्योंकि ये एक बेसिक नीड है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता लाइफ के अंदर। इम्प्लीमेंट करना इसको अंडर मनरेगा एक्ट 2005 के वॉज अमेंडेड टू मेक वाटर कंजर्वेशन वर्क्स मैंडेटरी बाय एलोकेटिंग फंड्स, और जो कि प्रोवाइड कर रहा है एक स्टैट्यूटरी बैकिंग टू द इनिशिएटिव। तो वाटर सिक्योरिटी किसके अंडर काम कर रही है? अंडर मनरेगा के इसको इसमें काम दिया गया है। मनरेगा कब? 2005 के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, हम कहते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक्स 65% ऑफ मनरेगा फंड विल बी यूज्ड और वाटर रिलेटेड वर्क्स। तो कहने का मतलब टोटल जितनी गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग आ रही है 100% में से 65% सिर्फ किसके ऊपर स्पेंड करा जा रहा है? वाटर सिक्योरिटी के ऊपर। और वाटर सिक्योरिटी के ऊपर इसलिए खर्च करा जा रहा है क्योंकि वो जो उन्होंने आइडेंटिफाई करा है कि भाई यहाँ पे डिप्लीट हो रहा है पानी, बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर यहाँ पे डिप्लीट हो रहा है, उन्होंने वो सारे के सारे क्या बनाए हैं? ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक्स बनाए हैं कि इस जगह पे नीड है पानी को कंजर्व करने की। नेक्स्ट आ जाओ सेमी क्रिटिकल ब्लॉक्स। सेमी क्रिटिकल ब्लॉक्स के अंदर 40% ऑफ मनरेगा फंड जो है वो खर्च किया जाएगा वाटर को कंजर्व करने के लिए। तो सेमी क्रिटिकल
मतलब क्रिटिकल नहीं है, बट वो एरिया आइडेंटिफाई करेंगे जिन एरिया के अंदर पानी की दिक्कत आ सकती है आने वाले टाइम के अंदर। तो वो कहाँ पे डाले गए, सेमी क्रिटिकल ब्लॉक पहचाने जाएंगे और वहाँ पे देखा जाएगा फंड कितना एलोकेट करा गया उसके लिए 40%, और वहाँ पे देखा जाएगा कि किस तरह के मेथड्स हम यूज़ करें जिससे उस एरिया का ग्राउंड वाटर जो है वो एज इट इज़ जितना है उतना ही मेंटेन रहे। उसके बाद वो ब्लॉक्स जो विदाउट वाटर स्कार्सिटी हैं, एटलीस्ट 30% ऑफ फंड्स विल गो टूवर्ड वाटर रिलेटेड वर्क्स। तो कहने का मतलब ऐसे एरिया आइडेंटिफाई करे गए जिन एरिया के अंदर फिलहाल की डेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आने वाले टाइम पे यहाँ पे पानी की दिक्कत हो सकती है, या फिर आज की डेट में कोई प्रॉब्लम है वहाँ पे, उन एरिया के अंदर भी जो टोटल फंड है उसका 30% जो है वो यूज़ करा जाएगा। डन जी। अब आप बोलो कि अगर 65 यहाँ हो गया, 40 यहाँ हो गया, तो कहने का मतलब 100 तो यही पूरा हो गया। तो बेटा इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया है, देखो जैसे ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक्स है ना, तो इसके अंदर 65% ऑफ मनरेगा फंड, मतलब जो उस साल के अंदर पैसा इकट्ठा हुआ होगा उसमें से 65% उठा के दे दिया जाएगा किन एरिया को, ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक्स को। उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर का बजट आएगा उस बजट के अंदर 40% मनरेगा का फंड उठा के वहाँ डाला जाएगा। नेक्स्ट ईयर का बजट आएगा तो उसमें से 30% का फंड डाल दिया जाएगा, फिर रिपीट होगा, फिर उससे नेक्स्ट जो आएगा उसमें 100 का 65% फिर से डाल दिया जाएगा। तो इस तरह से रोटेटिंग में चलेगा ये। इट शिफ्ट फोकस फ्रॉम एन एड हॉक वाटर वर्क्स टू सिस्टमैटिक वाटर सिक्योरिटी प्लानिंग, और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है इंडिया की कमिटमेंट, इंडिया की क्या, किस चीज़ की कमिटमेंट, वाटर कंजर्वेशन की थ्रू द कैंपेन जैसे कैच द रेन। तो कैच द रेन इसका मतलब क्या है कि जो आपका बारिश का पानी है उसी पानी को हम स्टोर करके रखें, उसको फिल्टर करें और उस पानी को हम ड्रिंकिंग वाटर बनाकर यूज़ करें, या उसी पानी को हम ड्रिप इरिगेशन के बेस के ऊपर हम जो हमारी अर्थ है उसको हम वो पानी देते रहें, ड्रिप इरिगेशन के थ्रू हम खेत जो है उसको इरिगेट करें, तो पानी का यूज़ अपने आप ही कम होगा। नेक्स्ट आ जाओ, दूसरा कौन सा है, कैच द रेन इनिशिएटिव इसी के लिए, और अमृत सरोवर बनाए जाएं। सरोवर मतलब जैसे गोल्डन टेम्पल के अंदर है सरोवर, पानी इकट्ठा हो रहा है वहाँ पे, तो वो पानी अगर इकट्ठा हो रहा है तो वो क्या है, सरोवर है। तो इसी तरह से सरोवर बनाए जाएं जो कि एक वाटर रिसोर्स का क्या बन जाए, हमारे पास एक रिसोर्स बन जाए कि ये पानी का एक रिसोर्स है भाई, तो इसलिए सरोवर की बात करी गई और नाम क्या है, अमृत सरोवर की बात है। नेक्स्ट आ जाओ, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कैपेसिटी बिल्डिंग और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्कीम को, कितने पीरियड के लिए, 2021 से लेकर 2026 तक, अंडर द 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल। कौन सा, अंडर द 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल। तो सबसे पहले हम बात करें एम क्या है इसका, एम होगा इसका एनहांस करना इंडिया की ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, मेडिकल सर्विसेज, मैथमेटिकल साइंस के अंदर, और स्ट्रेंथन अप करना कंट्रीज की रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम को। और ये जो लिखा हुआ यहाँ पे स्टेम, स्टेम का मतलब यही है, तो स्टेम का मतलब क्या है, साइंस, टी से टेक्नोलॉजी, ई से इंजीनियरिंग, एम से मेडिकल और एम से मैथमेटिकल साइंस। इम्प्लीमेंटेशन बॉडी, जिस बॉडी ने से इम्प्लीमेंट करा है उस बॉडी का नाम क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मीन्स CSIR, जो कि एपेक्स बॉडी है साइंटिफिक रिसर्च की। पता है आपको CSIR, तो ये साइंटिफिक रिसर्च की एक टॉप मोस्ट बॉडी मानी जाती है, एपेक्स बॉडी मानी जाती है। टारगेट इंस्टीट्यूशन क्या है, जिन जिन को टारगेट यहाँ पे करा जाएगा, स्कीम विल इनकम्पास और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस, नेशनल लेबोरेटरीज को कवर अप करा जाएगा, इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस देखे जाएंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस देखे जाएंगे, यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्रीज जो हैं वो स्टेम स्कीम के अंदर कवर अप करी जाएंगी। नेक्स्ट आ जाओ, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025, कौन सी, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025। अब ये क्या बात कर रही है, इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट ये है क्या, एनुअल ग्लोबल प्लेटफॉर्म क्लाइमेट के लिए,
सस्टेनेबिलिटी के लिए, ग्रीन फाइनेंस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए। तो ये सब चीजें किस में कवर अप करी जा रही हैं? वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट के अंदर कवर अप करी गई। ऑर्गेनाइज करा गया बाय दुबई सुप्रीम काउंसिल ऑफ एनर्जी, जिसे हमने बोल दिया, नाम क्या दे दिया, देवा, और WGEO के थ्रू इसे करा गया ऑर्गेनाइज। नेक्स्ट आ गया पर्पस या ऑब्जेक्टिव क्या हैं इस वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 के? तो फोस्टर अप करना ग्लोबल कॉर्पोरेशन को ग्रीन इकोनॉमी ट्रांजिशन के अंदर, मोबिलाइज करना इनोवेशन को, इन्वेस्टमेंट को, पब्लिक प्राइवेट एक्शन को, और साथ में ट्रांसलेट करना क्लाइमेट गोल को कंक्रीट इनिशिएटिव और पार्टनरशिप के अंदर। तो ये रहा इसका क्या, ये इसका मेन पर्पस है वर्ल्ड इकोनॉमी ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 का। नेक्स्ट बात करें हम, थीम क्या है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। कब समिट करी गई? 1-2 अक्टूबर 2025 के अंदर दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर। पार्टिसिपेंट इसके अंदर 3300 डेलीगेट्स 30+ कंट्री से, 80+ स्पीकर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और एकेडमिक। थीम क्या है? अब इस पूरी स्लाइड से आपने 2 बातें लर्न करनी है। एक तो ये कि ये कब आपकी लॉन्च करी गई, कब हुई है ये समिट। तो ये हो गई समिट कब? 1-2 अक्टूबर 2025 के अंदर। थीम क्या है? इनोवेटिंग फॉर इम्पैक्ट, ये इसका थीम रहा, जिसमें एक्सेलरेट करना फ्यूचर ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी को, इसके ऊपर एम्फसाइज करा गया, इसके ऊपर फोकस करा गया। कोलोकेशन WTEX 2025 मीन्स वेट टैक्स का मतलब क्या हो गया, या WTEX का मतलब क्या हो गया? वाटर, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एक्सपो। एक्सपो मीन जहां पे एग्जीबिशन लगता है, ठीक है, उसे हमने एक्सपो वर्ड दिया यहाँ पे। नेक्स्ट आ गया असम नागालैंड बॉर्डर डिस्प्यूट। अब जो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट है उसमें आपने 2 ही बातें याद रखनी हैं। 2 मैंने फुल फॉर्म बताई हैं, एक मैंने उसका टाइम बताया कि कब से लेके कब तक उसे ऑर्गेनाइज करा गया। डन। नेक्स्ट आ जाओ असम नागालैंड वाटर डिस्प्यूट। अब असम नागालैंड वाटर डिस्प्यूट हम जरा देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो असम एंड नागालैंड शेयर कर रहा है 512 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर, इसको शेयर कर रहा है कौन? असम और नागालैंड। डिस्प्यूट डेट बैक टू द नागालैंड फॉर्मेशन इन 1963। तो कहते हैं ये डिस्प्यूट तब से चलता आ रहा है जब से नागालैंड की फॉर्मेशन हुई 1963 के अंदर। रूट कॉज है क्या? ये जो वाटर डिस्प्यूट हो रहा है किस किस के बीच में, सॉरी वाटर डिस्प्यूट नहीं, बॉर्डर डिस्प्यूट। ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहा है, ये बॉर्डर डिस्प्यूट हो किस वजह से रहा है? टेरिटोरियल क्लेम बाय नागालैंड ओवर सर्टन एरिया ऑफ असम। असम के कुछ एरिया है जिसके ऊपर हक जमा रहा है कौन? नागालैंड, कि भाई ये मेरा है, ये एरिया मेरा है, क्लेम कर रहा है वो। अब जरा हम चलते हैं 1866 का कहते टाइम पीरियड था, जिस टाइम पीरियड के अंदर नागा हिल डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करा गया अंडर ब्रिटिश रूल। कौन सा? नागा हिल्स। अब देखो ये जो नाम दिए गए हैं ना, वहां पे हिल्स मिलती हैं आपको नॉर्थ ईस्ट के साइड। कौन सी हैं? गारो, खासी, नागा, मणि, मिजो हिल्स। कहाँ की? नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स जो हैं ये उनका नाम है। गारो, खासी, नागा, जयंतिया, मणि, मिजो हिल। गारो, खासी, नागा, नागा के बाद आएगा जयंतिया, मणि, मिजो हिल्स। तो ऐसे एकदम से बोलना, गारो, खासी, नागा, जयंतिया, मणि, मिजो हिल्स। तो ये जो हिल्स हैं उन्हीं के बेस के ऊपर एरिया डिसाइड करा गया। तो नागा हिल डिस्ट्रिक्ट जो था ये क्रिएट करा गया ब्रिटिश रूल के टाइम पे। 1925 के अंदर बाउंड्री बिटवीन नागा हिल्स और असम प्लेन्स डिफाइन करी गई बाय ब्रिटिशर्स, क्योंकि आज़ाद तो हुआ नहीं था उस टाइम पे भारत। और 1963 के अंदर जब इंडिया को आज़ादी मिल चुकी है, नागालैंड कार्व आउट करा गया असम से कार्व आउट करा गया नागालैंड, और डिस्प्यूट हुआ ओवर ट्रेडिशनल नागालैंड के ऊपर स्टार्ट। तो ये जो ट्रेडिशनल नागालैंड थी उसके ऊपर डिस्प्यूट जो था वो स्टार्ट हो गया एरिया को लेकर कि सर्टेन एरिया जो है वो हमारे हैं। अब जो एरिया ऑफ डिस्प्यूट है वो है कौन कौन सा? डिस्प्यूटेड रीजन मेनली इन शिवा सागर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जोरहट मोस्ट इंपॉर्टेंट,
गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहां पे ये सारे के सारे? असम के अंदर। नेक्स्ट आ गया, नागालैंड क्लेम कर रहा है 4974 किलोमीटर, एक ना दो ना तीन ना 300 ना 4974 स्क्वायर किलोमीटर असम की टेरिटरी के ऊपर नागालैंड क्लेम कर रहा है कि मेरी ट्रेडिशनल लैंड है। फ्रीक्वेंट टेंशंस और क्लैशेस बिटवीन कम्युनिटीज देखने को मिलती हैं आपको इस एरिया के अंदर, क्योंकि आपने देखा है कि तकरीबन हर साल कुछ ना कुछ यहाँ से न्यूज़ में होता ही है नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ से। नेक्स्ट आ जाओ, जो मेजर क्लैशेस हुए 1972 के अंदर, सबसे पहला क्लैश जो हुआ वो हुआ जब नागालैंड को स्टेटहुड का मिल गया, डिजिग्नेशन मिल गया। 1985 के अंदर मारापानी इंसिडेंट हुआ जिसमें सीवियर वायलेंस देखने को मिला, बोथ साइड पे हमें बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी देखने को मिली। पीरियोडिक स्किर्मिशेस इन 2014, 2021 और 2023 के अंदर देखने को मिली। तो कहने का मतलब है यहां से ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पॉइंट, ये वाला पॉइंट, बस इस पॉइंट को आपने नोट डाउन करना है। नेक्स्ट आ जाओ, अब जो करंट स्टेटस है, जो हमारे काम की चीज है वो क्या है? सीज फायर कंटिन्यूज दो टेंशन रिमेन्स इन बॉर्डर विलेजेस, बोथ स्टेट एग्री टू मेंटेन स्टेटस क्यू एंड जॉइंटली सर्वे बाउंड्री एरियाज। यूनियन होम मिनिस्ट्री मॉनिटर करेगी यहाँ की डेवलपमेंट को। अब जाकर के ही ये करंट स्टेटस हमें देखने को मिला। अब ज़रा हम इसके करते हैं एमसीक्यूज़ की, किस तरह से क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे हो सकते हैं ऐसे के अंदर से, जो भी आपको पैराग्राफ वहाँ पे दे रखा होगा। सबसे पहले, असम नागालैंड बॉर्डर डिस्प्यूट प्राइमरली अरोज आफ्टर विच इवेंट। कब ये डिस्प्यूट इवेंट जो था वो आपका एविडेंस में आता है? जब रीऑर्गेनाइजेशन करी गई स्टेट्स की 1956 के अंदर तब, या जब फॉर्मेशन करी गई नागालैंड की 1963 में तब, या फिर साइनिंग ऑफ द शिलोंग अकॉर्ड ये करा गया तब, या फिर असम अकॉर्ड ऑफ 1985। तो कब से हुआ? तो आंसर जिस टाइम पे फॉर्मेशन हुई किसकी? नागालैंड की 1963 के अंदर। जो डिस्प्यूट था आफ्टर नागालैंड वाज कार्व आउट, जब असम से नागालैंड को निकाला गया 1963 के अंदर, तो वो स्टेट जो थी वो क्लेम कर रही थी कुछ फॉरेस्टेड एरिया के ऊपर जो कि उनके बॉर्डर के साथ साथ लग रहा था, और तब से लेकर अब तक ये कंटिन्यूसली ऐसे ही चला हुआ है जो क्लैश है इनके बीच में। अप्रॉक्सीमेट लेंथ जो है असम नागालैंड बॉर्डर की वो कितनी है? ऑलरेडी हम कर चुके हैं 512 किलोमीटर। अलग बात है, पहले हमने अपना सिवा क्यों स्क्वायर किलोमीटर के साथ करी थी। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिवा सागर, जोरहट और गोलाघाट इन असम एरिया, इसकी बात हो रही है। फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम आर द मोस्ट अफेक्टेड बाय द डिस्प्यूट। कौन कौन से हैं? तो ऑलरेडी हमने कर लिए, ये तीनों के तीनों जो हैं यहाँ पे इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको डिस्प्यूट जो है वो देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आ गया 1985 के अंदर मेरापानी इंसिडेंट जो था रिलेटेड था किन से? बॉर्डर क्लैश हुआ था इन बिटवीन असम एंड नागालैंड, उससे रिलेटेड है, या साइनिंग ऑफ असम अकॉर्ड उससे रिलेटेड है, या एथनिक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला हमें मणिपुर के अंदर, या फिर राइट्स हमें देखने को मिले मेघालय के अंदर। किसके अंदर? मेरापानी इंसिडेंट जो है वो इनमें से किससे रिलेटेड है? तो बॉर्डर क्लैश बिटवीन असम और नागालैंड जो हैं, तो ये मेरापानी इंसिडेंट जो था 1985 के अंदर ये हमें देखने को मिला। ये एक वायलेंट क्लैश माना गया असम और नागालैंड के बीच में, जिसके अंदर बहुत सारी हमें कैजुअलिटीज देखने को मिली बोथ साइड पे, नागालैंड में भी और असम में भी। डन। नेक्स्ट आ जाओ, विच सेंट्रल बॉडी हैज बीन मीडिएटिंग टॉक बिटवीन असम एंड नागालैंड। तो कौन सी सेंट्रल बॉडी है जो कि मीडिएशन का काम कर रही है इन बिटवीन असम और नागालैंड, इनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में? क्या वो नीति आयोग है, या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, या फिर नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है? तो आंसर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है वो कर रही है मीडिएशन का काम इन बिटवीन असम और नागालैंड। दैट्स वाई ये न्यूज़ में है। नेक्स्ट, कितना एरिया है जो नागालैंड रिपोर्ट कर रहा है, क्लेम कर रहा है ट्रेडिशनल लैंड का इनसाइड असम टेरिटरी? तो असम की टेरिटरी के अंदर वो एरिया कितना है जिसके ऊपर ट्रेडिशनल लैंड होने का दावा कर रहा है? कौन? नागालैंड। 1400 स्क्वायर किलोमीटर या 2800 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर कर रहा है दावा वो,
या 4974 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर कर रहा है या फिर 7200 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर कर रहा है। तो आंसर आ गया हमारा 4974 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर दावा कर रहा है कौन, क्लेम कर रहा है कौन, नागालैंड। और कर रहा है क्लेम तो क्या करें, मीडिएशन ही हो सकती है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव 1988 वाज रिलेटेड टू असम नागालैंड डिस्प्यूट। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का वो कौन सा ऐसा डायरेक्शन था 1988 का जिसमें जो कि रिलेटेड है किससे, असम नागालैंड डिस्प्यूट से। अपॉइंटमेंट करी उन्होंने बॉर्डर कमीशन की ये, या फिर ट्रांसफर करा गया डिस्प्यूटेड एरिया को सेंटर के लिए, रीड्राइंग ऑफ स्टेट बाउंड्रीज, या फिर फॉर्मेशन करना इंटर स्टेट ट्रिब्यूनल की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बेटा अपॉइंटमेंट करना बॉर्डर कमीशन की। ये सुप्रीम कोर्ट की एक मेजर डायरेक्टिव मानी गई 1988 के अंदर असम नागालैंड डिस्प्यूट के अंदर। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट हमारी न्यूज है ध्वनि मिसाइल। अब ये ध्वनि मिसाइल क्या है, अब जरा हम इसकी बात करें तो ये रही हमारी ध्वनि मिसाइल। अब ध्वनि मिसाइल है क्या देखते हैं एक बार। तो ध्वनि मिसाइल इंडिया की जो DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ध्वनि मिसाइल को लेकर आ रही है। अब ये ध्वनि मिसाइल जो है हाइपरसोनिक मिसाइल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 डेवलप करी गई है बाय DRDO। क्वेश्चन नंबर 2, तो सबसे पहले हाइपरसोनिक मिसाइल है ध्वनि, और दूसरा डेवलप करा है इसे किसने, DRDO ने। अब जो हाइपरसोनिक ध्वनि इज बीइंग डेवलप्ड एज अ हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की तरह इसे डेवलप करा गया है, जो कि एक रेवोल्यूशनरी वेपन सिस्टम होगा जिसमें कंबाइन करा गया है ब्लिस्टरिंग स्पीड को, अनप्रेसिडेंटेड मैन। अब अगर देखा जाए ना, ये जो वर्ड है क्या लिखा हुआ है, मैन इव्यूरेबिलिटी, इसका मतलब क्या है कि भाई बिना बंदे के मिसाइल जो है, तो कहने का मतलब है मैन, जो हमारा AI दिमाग है ना, उस AI दिमाग ने इसको तैयार करा है। तो कहने का मतलब मैन का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, सारा गेम है किसका है, टेक्नोलॉजी का। ये बात करी गई है। और स्पीड कैसी, ब्लिस्टरिंग स्पीड, मींस हवा को चीर जाने वाली स्पीड, ऐसी स्पीड। तो अब कहते ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, अब जरा हम इसके क्वेश्चन देख लें। 3 क्वेश्चन बने। डेवलप किसने करा, DRDO ने करा। नाम क्या है, ध्वनि मिसाइल, और है कैसी, हाइपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, अच्छा तो ध्वनि मिसाइल डेवलप करी गई है किस इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, तो आंसर DRDO के थ्रू। ध्वनि मिसाइल जो है क्लासिफाइड करा गया है विच टाइप ऑफ वेपन सिस्टम, तो याद रखना है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की तरह इसको डेवलप करा गया है ध्वनि को। मैक्सिमम एस्टिमेटेड स्पीड क्या है ध्वनि मिसाइल की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट कैन फ्लाई एट स्पीड एक्सीडिंग मैक 5 और 6 नियरली 7400 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे के अंदर 7400 किलोमीटर ये स्पीड है इसकी। इसीलिए हमने क्या बोला कि जो उसकी स्पीड है वो स्पीड ऐसी है कि हवाओं को भी चीर दे। एस्टिमेटेड रेंज क्या है ध्वनि मिसाइल का, तो एस्टिमेटेड रेंज है 6000 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक ये इसकी रेंज है किसकी, ध्वनि की। तो नाम इसीलिए इसका ध्वनि पड़ा है। नेक्स्ट आ जाओ, बरातंग आइलैंड लेटेस्ट न्यूज। ये क्या है, बरातंग आइलैंड। अब बरातंग आइलैंड जो है ये सबसे पहले इंडिया का ओनली मड वोल्केनो बरातंग, ये है कहाँ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर। ये दोबारा से इसके अंदर से इरप्शन होने लग गई है। ठीक है, अब बरातंग आइलैंड के बारे में जरा हम देख लें। लोकेशन इसकी बात करें तो लोकेशन है नॉर्थ एंड मिडल अंडमान डिस्ट्रिक्ट के अंदर, नियरली 150 किलोमीटर अवे है पोर्ट ब्लेयर से। ये बरातंग आइलैंड बहुत ज़्यादा पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। इंडियाज ओनली मड वोल्केनो, इंडिया का एक ऐसा वोल्केनो जो मड से बना हुआ है, जो कि दोबारा से इरप्ट होना शुरू हो गया है, उस वजह से बरातंग आइलैंड जो है वो न्यूज़ के अंदर है। अब रिसेंटली 2005 के अंदर ओशियानिक सीज्मिक शिफ्ट की वजह से इसकी इरप्शन हुई थी। मड वोल्केनो इन बरातंग आइलैंड आर द ओनली नोन टू वोल्केनो इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट।
इट इज ऑल्सो होम टू द जरावा ट्राइब। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जरावा ट्राइब वही ट्राइब है जो एक बार न्यूज़ में आई थी। मीन्स कुछ पंजाब के लोग गए थे, उन्होंने उनकी पिक्स वगैरह निकाली, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची। ये जरावा ट्राइब वही है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब है। तो कौन सी ट्राइब है यहाँ पे? जरावा ट्राइब है, जो कि एक इंडिजीनियस ट्राइब मानी जाती है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। तो क्या क्या क्वेश्चन बन गए? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर हमने न्यूज़ कौन सी देख रहे हैं हम? मड का बना हुआ एक वल्केनो जिसका नाम क्या है? बरातंग आइलैंड। ये दोबारा से इरप्शन होनी इसमें शुरू हो गई है। जरावा ट्राइब का एक होमलैंड माना जाता है ये पूरे का पूरा बरातंग आइलैंड जो है वो। तो इसमें दोबारा से इरप्शन होनी शुरू हो गई है और ये बना किससे है? मड से बना हुआ है। तो ये चार बातें आपने बरातंग आइलैंड के कंटेक्स्ट में आपने रखनी है दिमाग के अंदर, ठीक है। तो आज के जो बेटा करंट अफेयर्स है ना, इन करंट अफेयर्स के अंदर मतलब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर मैं आज की क्लास को देती हूँ, मतलब ये दूं कि परसेंटेज एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आउट ऑफ 100 30% का परसेंटेज जो है वो आज की क्लास का वेटेज आज की क्लास का है 30% का। तो कहने का मतलब है आज की क्लास में जो हमने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम करा है वो इम्पॉर्टेंट है, बरातंग आइलैंड की जो बात करी है वो इम्पॉर्टेंट है, ध्वनि मिसाइल की जो हमने बात करी है वो इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो हमने बात करी है वो आपकी इम्पॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट तो चलो सारी बातें हैं, बट फिर भी गो थ्रू होना सारे करंट अफेयर्स को। तो मतलब ये जो मंथ गया है हमारा सितंबर लास्ट वीक, अक्टूबर का फर्स्ट वीक, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इसके अंदर हमें देखने को नहीं मिले हैं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। अब करते हैं वाइंड अप क्लास को। गुड बाय, राधे राधे।